नेक्स्ट लेसन है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इससे पहले आपने सोल किया था, मतलब जो कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस करता है, और इसके अंदर आपका कौन सा है, इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली के अंदर जो बिज़नेस किया जाता है। इसका मीनिंग आप ले सकते हो कि वो वाला वो बिज़नेस जो हमारे मतलब पहले से ही हमारे एंसेस्ट्रल या पिछले जो हमारे वंशज थे उनसे हमें बिज़नेस जो मिलता आ रहा है, मतलब पहले हमारे दादाजी ने किया था, फिर उनके दादाजी ने किया था, या उनके पापा ने किया था, फिर हमारे पापा ने, फिर हमारी फैमिली में ऐसे वो बिज़नेस चलता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। इसके अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स मेन होती है, कॉपरेंसरी और दूसरा कॉमन प्रॉपर्टी। जो सहभागिता है ये सामान्य संपत्ति है। देखो, सहभागिता का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी इसमें जितना भी सबका, अगर कोई भी हमारी फैमिली में जो बिज़नेस में लगे हुए हैं, जो हमारे साथ के हैं, उसमें वो सब इक्वल ही मतलब उसमें है, मतलब इक्वल ऑनर माने जाएंगे। कॉमन ऑनरशिप होती है, और ऐसा नहीं है कि हमें एक लॉ के अकॉर्डिंग या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप करी है। लीगल फॉर्म में ये हमारी पार्टनरशिप हो जाती है, जिसको कॉपरेंसी बोलते हैं, सहभागिता। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी पे आप बिज़नेस कर रहे हो वो कॉमन है, सबकी है। उस संपत्ति में कौन सी संपत्ति शामिल होती है? देखो, सेंट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, मतलब जो बिज़नेस हमें हमें हमारे दादा परदादा से मिला हुआ है, पीछे मतलब जो वंशज हमारे काम करते आ रहे हैं उनसे हमें वो बिज़नेस मिला है, वो पैतृक संपत्ति है। दूसरा दिया है प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी, मतलब अगर मान लो हमारी कोई इसे बीकानेर है, अगर आप कहो तो ये पहले से चलता आ रहा है काम, पहले उन्होंने करा था दादाजी ने, फिर वही नाम आगे चल रहा है, फिर वही नाम आगे चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज़ और भी फर्म्स और भी जो हैं प्रोडक्शन वो हैं बिज़नेस हैं सारे जो चल रहे हैं, उनसे क्रिएटेड अगर उन्होंने एक और फर्म स्टार्ट कर दी है, तो ये स्टार्ट किससे हुई है? उसके प्रॉफिट से, पहले वाले बिज़नेस के प्रॉफिट से स्टार्ट हुई है, तो वो प्रॉपर्टी भी सबकी मानी जाएगी, जॉइंट हिंदू में ही मानी जाएगी। नेक्स्ट इसने कहा है पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। वो कह रहा है कि ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ये पर्सनल नहीं ट्रीट की जाएगी, सबकी कॉमन मानी जाती है। अच्छा, उसके बाद इसने कहा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। इस जॉइंट हिंदू में दो लॉ हैं जो फॉलो किए जाते हैं, एक मिताक्षरा और एक दयाभाग। मिताक्षरा के अंदर ये कह रहा है कि असम, बंगाल, उड़ीसा, इनको छोड़कर बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये फॉलो किया जाता है कि अगर मान लो फादर हैं, उसके उनके होने के बाद भी जो बेटा है वो क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है कि मुझे अलग हिस्सा चाहिए अपना, तो उसको उनके रहते हुए भी हिस्सा मिल जाएगा। और दयाभाग के अंदर ये होता है कि ये भी असम, बंगाल, उड़ीसा को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में ये लॉ फॉलो किया जाता है कि जब फादर की डेथ होगी उसके बाद ही बेटे को उसका पोर्शन मिलेगा। अच्छा, इसका मीनिंग क्या कहा है इन्होंने जॉइंट हिंदू फैमिली का? आप कह सकते हो दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली कैरी ए बिजनेस अंडर द कंट्रोल मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली। जो मेन कर्ता है फैमिली के, जो मुखिया हैं, वो क्या करते हैं, अपने वंशज या पूर्वज की सेंट्रल प्रॉपर्टी को फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हीं के कंट्रोल में काम होता है। मतलब मेन काम कौन करता है इसमें? कर्ता। तो उन्हीं के हाथ में सारी पावर होती है, लेकिन जो पार्टनर्स हैं, हिस्सेदार हैं, वो सारे होंगे, लेकिन करने वाला कौन होगा? सिर्फ एक, जिसको हम कर्ता बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी कहा है, इसमें व्यवसाय के उपक्रम को चलाने के लिए एक व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं। इसे संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार परिवार के मुखिया के हाथ में होता है, मतलब एक पर्सन के हाथ में होता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स दे रखे हैं क्या? ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मतलब इसमें जितने भी ऑपरेशन फॉलो किए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। फिर दे रखे मैनेजमेंट बाय करता। मैनेजमेंट बाय करता मतलब जो भी मैनेज किया जाता है, एज अ मैनेजर जो काम करता है, वो एक जो हमारा सबसे सुपीरियर जो पर्सन है, जो घर का जिसको हम मुखिया बोलते हैं, पावर ऑफ दी जितनी भी होती है पावर वो उन्हीं के पास होती है, तो वो मैनेज करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि हर एक के पास अपनी अपनी लायबिलिटी है, थोड़ी थोड़ी लायबिलिटी सबके हिस्से में जाती है। परमानेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब ये जो एग्जिस्ट करता है परमानेंटली है, मतलब एक नहीं चलाएगा तो दूसरा चला लेगा, या अगर एक की डेथ हो जाती है या एक को कोई प्रॉब्लम है तो इसको दूसरा फॉलो कर सकता है। मेंबरशिप बाय बर्थ, अगर कोई फैमिली में बर्थ हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, तब से ही उसकी मेंबरशिप उसमें हो जाएगी।
उसके बाद ओनली मेल मेंबर, संयुक्त हिंदू परिवार में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुरुष सहभागी की मृत्यु के बाद, मतलब जब हो जाएगी, तो उसकी वाइफ जो है या सिस्टर है या जो भी है मदर है, वो आगे उसको फॉलो कर सकती है। फिर आगे रजिस्ट्रेशन का है कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कराना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इनफॉर्मल वे में हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने काम को। फिर इसकी मेरिट भी है। मेरिट क्या है? इजी टू स्टार्ट, आप इसको ईजिली चलता आ रहा है काम पीछे से, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सीक्रेसी रहती है क्योंकि वो मेंबर्स घर के ही हैं, तो कहीं बात लीक नहीं होती है बाहर। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, जो हमारा काम है डायरेक्टली किसके साथ है, कस्टमर के साथ रहता है, तो हम सीधा संपर्क कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई फैशन की शॉप खोली है या कुछ भी है, प्रमोट डिसीजन, अगर आपने कोई चेंजेस किया है तो भी आप डायरेक्ट कस्टमर को बता सकते हो। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, इसमें कहा है इसने कि इसके अंदर क्या है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा कितना क्या होगा, मोनोपली होगी उस पर। मोनोपली मतलब आपकी फैमिली का ही वो सारा प्रॉफिट होगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, इनहेरिटेबल क्वालिटी का मतलब होता है, इनहेरिडिटी मतलब जो फैमिली वाइज चलती आ रही है। मान लो मेरे फादर की बहुत अच्छी बहुत इमेज थी या गुडविल थी, वही गुडविल आगे स्टार्ट हो जाएगी। चाहे देखो बेटे से काम संभल रहा है, अभी नहीं है, स्टार्ट किया उन्होंने संभालना, अभी नया काम है, लेकिन फिर भी वो गुडविल पीछे से उनको मिलती जाएगी, वो एडवांटेजेस मिलेगा पिछला, जो अब हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर ने जो काम किए हैं उनकी गुडविल उनको मिलेगी। देखो लास्ट टॉपिक है, लिमिटेशन दे रखी है इसके अंदर कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज। देखो फैमिली एक ही है, तो उस फैमिली के अंदर जितने रिसोर्सेज होंगे सिर्फ वही काम करेंगे और बाहर का कोई रिसोर्स काम नहीं करेगा। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, जो करता है मेन मैनेजमेंट का काम उसका होता है, तो एक पर्सन जो है वो अपना मैनेजमेंट जितना कर सकता है, जितना लगा सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना, ये सारा पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटीज़ हैं कर्ता के ऊपर होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, कर्ता के ऊपर। और लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, कि मतलब अगर कोई लॉस हुआ तो उसको फैमिली में से भी पूरा करना पड़ सकता है। डिसएडवांटेजेस फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पावर होती है मेनली किसके हाथ में रहती है, सिर्फ कर्ता के पास, जो मेन है, जो पर्सन उसको चला रहा है। तो सारी जो मतलब और भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको ये लगे कि सारी पावर जो है इन्हीं के पास सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए क्या हो सकता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर, कोऑपरेशन की जो वो है फीलिंग है वो कम हो सकती है, कि भाई एक ही पर्सन ये कर रहा है, हमें उसकी माननी पड़ रही है। कई बार हो जाता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि हम इन्हीं की क्यों माने, अपनी हम क्यों नहीं चला सकते। तो ये लिमिटेशंस हो सकती हैं इसकी। आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आप इसको कर लेना।